स्वागत है आपका हमारे और एक नए सेशन के अंदर। आप सब लोग कैसे हो? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेब सिक्योरिटी। वेब सिक्योरिटी के बारे में आज हम देखने वाले हैं क्या होती है वेब सिक्योरिटी और इसके अंदर क्या-क्या आता है, वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती है और वेब के अंदर कौन-सी वल्नरेबिलिटीज़ होती है, क्या इनके सॉल्यूशंस है। ये सारी चीज़ें आज हम इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर एक एक 2012 में एक चीज़ हुई थी गाइस। लिंक्डइन लिंक्डइन पता है आपको? लिंक्डइन के अंदर एक सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी और 2012 की ये बात है और इसके अंदर 6.5 मिलियन जो पासवर्ड्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे। 6.5 मिलियन यूज़र पासवर्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे, मतलब जो जिन्होंने भी इस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट किया था, उनके पास ये 6 पॉइंट मिलियन जो पासवर्ड्स हैं वो आ चुके थे। 2016 में 2016 में लिंक्डइन वालों को और एक चीज़ पता चली कि ये रिवील हुआ कि तभी 6.5 मिलियन पासवर्ड्स नहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे। 100 प्लस मिलियंस पासवर्ड जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे। सो ये चीज़ रिवील हुई थी इसके अंदर। 100 प्लस मिलियन यूज़र्स पासवर्ड, मतलब आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में। मतलब ऑलमोस्ट जो सारे यूज़र्स हैं लिंक्डइन के अंदर सबके पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। सो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या था, जो यूज़र का पासवर्ड होता है गाइज़, क्या होता है पासवर्ड, वो पासवर्ड को हम क्या करते हैं डेटाबेस के अंदर हैश करके रखते हैं, ठीक है? डायरेक्टली प्लेन पासवर्ड हम डेटाबेस के अंदर नहीं रखते हैं, उसको हम हैश करते हैं। और हैश करके अगर पासवर्ड हम यहाँ पर रखते हैं, लेट्स से आपका हेलो पासवर्ड है, ठीक है? तो हेलो की कुछ ऐसी हैश बन जाएगी, लेट्स से कोई भी एक रैंडम स्ट्रिंग में ले रहा हूँ, बेसिकली एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है? तो इसको हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं और जैसे ही कोई लॉगिन करता है तो उस हैश के साथ हम कंपेयर करते हैं, ये इस तरह से काम होता है। लेकिन ये जो हैश है ना, लिंक्डइन वालों ने इनको ये हैश बनाने के लिए सॉल्ट का यूज़ नहीं किया था। सॉल्ट एक ऐसी एक कॉन्सेप्ट होती है, हम क्या करते हैं जो भी यूज़र का पासवर्ड है उसके अंदर कुछ एक रैंडम स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं, रैंडम कैरेक्टर्स, और फिर दोनों को मिला के उसको हैश किया जाता है। इसको हम सॉल्ट बोलते हैं, ये जो रैंडम कैरेक्टर्स यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ये सॉल्ट होती है। तो ये क्यों ऐड करनी होती है? ये इसलिए ऐड करनी होती है ताकि अगर हेलो पासवर्ड की अगर फिर से दोबारा हैश बनाई जाए, तो वो सिमिलर ना आ जाए। अगर सेम आएगी तो उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि अच्छा ये 2 हैश सेम दिख रहे हैं, मतलब इसका ये पासवर्ड हो सकता है। तो यहाँ पे ये अगर हम कुछ सॉल्ट उसके अंदर ऐड करते हैं, एक यूनिक रैंडम स्ट्रिंग अगर ऐड करते हैं, तो जो हेलो की अगर एक बार हैश करेंगे तो कुछ ऐसी दिखेगी हैश। अगर हेलो की फिर से एक बार करेंगे तो शायद वो थोड़ी अलग दिखेगी क्योंकि उसके अंदर अलग सॉल्ट है। तो इस तरह से सॉल्ट का यूज़ किया जाता है मॉडर्न पासवर्ड हैशिंग के अंदर। लेकिन लिंक्डइन के अंदर ये चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट हुई थी और ये बात कभी की देखिए 2012 की बात है गाइज़। तभी सॉल्ट यूज़ नहीं हुई थी, हालाँकि होना होनी चाहिए थी। और उस चक्कर में क्या हुआ कि जो सारे पासवर्ड है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए क्योंकि अनसॉल्टेड हैश्ड जो पासवर्ड्स है उन्होंने यूज़ किए थे और डेटाबेस के अंदर स्टोर किए थे। अब इस टाइप का जो अटैक होता है इसके बारे में हम थोड़ा-सा आगे जाके डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए बस इतना समझना है कि हैश को क्रिएट करना, सिर्फ़ हैश को क्रिएट करना इतना इनफ नहीं होता है। इसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पर होती है। ओके? अब देखिए, अब यहाँ पे जो आप फ़ोटो देख रहे हो, ये बेसिकली ऐसे समझ लेते हैं कि आपका जो घर होता है, घर के अंदर कुछ इस तरह से हमने कुछ एक्स्ट्रा ही सिक्योरिटी अगर हम ऐड कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है? डोर होगा, डोर के ऊपर आप देख सकते हो कि अलग-अलग टाइप के लॉक्स लगे हुए हैं, ये है डोर को रोकने के लिए ताकि पूरा ना खुले। उसके बाद यहाँ पे एक है, यहाँ पे कुछ लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ऊपर एक है, ये भी है यहाँ पर। और डिजिटल भी है, कुछ लॉक है यहाँ पर। तो अब थोड़ा सोचिए इसके बारे में, अगर इतनी सारी चीज़ें हम करते हैं, अगर हमारे घर की सिक्योरिटी को अगर हमें मैनेज करना है तो हमारे वेबसाइट का ना बिल्कुल ऐसे होता है। हमारी जो वेबसाइट होती है, उसके अंदर कोई ऐसा एक
एक चीज़ नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट कर दो, आपकी सिक्योर वेबसाइट हो जाएगी। वेबसाइट के अंदर ऐसी हमें मल्टीपल चीज़ें करने की ज़रूरत होती है। मल्टीपल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं। वो हर एक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़ के लिए। तो वो हमें सारे करने पड़ते हैं, एक से काम नहीं चलेगा, ठीक है? ये बस आपको यहाँ पर याद रखना है। सो हम देखेंगे इस सेशन के अंदर कुछ सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस वगैरह है, वो सारी हम देखेंगे इसके अंदर क्या-क्या है। सो यहाँ पर देखिए, आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर ये साइट है, ठीक है? कोडर्सज्ञान डॉट टेस्ट ये साइट है और यूज़र ने इसको ओपन किया, ठीक है? और ओपन करने के बाद क्या हुआ कि आपको कोई मेल आता है या फिर कोई आपको लिंक सेंड करता है, कुछ इस तरह की लिंक ये देखिए, ये ऐसी लिंक आपके अकाउंट के आपके मतलब किसी ने मैसेज की है आपको, ठीक है? और इसके अंदर क्या है अगर ध्यान से अगर देखोगे आप, उसके अंदर सिर्फ़ आपके ही साइट का एड्रेस है, ठीक है? आगे और भी कुछ चीज़ें हैं, इसको अभी मत देखिए बट ये आपके ही साइट की लिंक है, मतलब इसी साइट की लिंक है। अब क्या होता है, ये लिंक आप क्या करते हो, इसको डालते हो यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर ओपन करना है तो ब्राउज़र के अंदर डालते हैं और जैसे ही आप ब्राउज़र के अंदर डालते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि एक रिक्वेस्ट जो है आपके जो मलिशियस सर्वर है, ठीक है? अभी ये मलिशियस सर्वर जो है ना, ये एक किसी हैकर का सर्वर है ऐसे समझ लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है एक रिक्वेस्ट हो जाती है आपके आपके नहीं दूसरे के जो मलिशियस सर्वर है उसके ऊपर रिक्वेस्ट हो जाती है, ठीक है? और इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या हो जाता है कि आपका जो सिक्योर आपका जो पर्सनल डेटा है, कुकीज़ हो सकती है, आपका सेशन हो सकता है, वो डेटा उस सर्वर के ऊपर चला जाता है, ठीक है? और जैसे ये डेटा सर्वर के ऊपर चला जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स से कि कुकी ही थी आपकी और कुकी आपकी चली गई है, तो आपकी कुकी जो है, वो गायब हो चुकी है। आपकी कुकी जो है उसको चुरा लिया है इस मैलिशियस सर्वर ने और आप बोलोगे कि ठीक है कुकी को चुरा लिया तो कुकी से क्या कर लेगा कोई, राइट? अब देखिए कुकीज़ के अंदर हम क्या करते हैं? कुकीज़ के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इसके अंदर हम हमारे जो यूज़र सेशंस होते हैं, सेशन को हम कुकीज़ के अंदर स्टोर करते हैं। आपके जो जेडब्ल्यूटी टोकन्स होते हैं उसको हम इसके अंदर स्टोर करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? और डेटा सिर्फ़ कुकीज़ के अंदर नहीं, डेटा आपके लोकल स्टोरेज के अंदर हो सकता है और अगर उसके अंदर अगर आपने कुछ ऐसा डेटा रखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल, तो वो भी इस तरह से सिर्फ़ एक यूआरएल ओपन करने से आपके किसी भी मैलिशियस सर्वर के पास या फिर किसी हैकर के पास आपका डेटा जा सकता है और वही हम अभी देखने वाले हैं एंड इसको हम बोलते हैं एक्सएसएस अटैक या फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। देखिए, अब ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो है ना, ये आपको ज़्यादा करके दिखेगी आपके फ्रंट एंड के ऊपर होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हैकर होता है या फिर जो भी अनऑथराइज्ड पर्सन होता है, वो क्या करता है आपके वेबसाइट के ऊपर ऐसा कोई कोड इंजेक्ट करता है, वो जावास्क्रिप्ट हो सकती है, एचटीएमएल हो सकती है। ऐसा कुछ कोड इंजेक्ट करता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है जो कि जो अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट है दूसरे सर्वर के ऊपर जाती है, आपका डेटा जो है उसको स्टील किया जाता है इस अटैक के अंदर, ठीक है? और इसलिए बोला जाता है ना आपको आपने सुना होगा बहुत बार कि बोला जाता है कि लोकल स्टोरेज के अंदर आपको टोकन स्टोर नहीं करना चाहिए आपका जेडब्ल्यूटी वगैरह। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही रीज़न है, एक्सएसएस अटैक के अंदर आपका जो लोकल स्टोरेज का डेटा है, उसको कोई भी रीड कर सकता है। और ये जो सारी प्रोसेस होती है ना, अभी जो हमने देखा कि आपकी कुकी दूसरे मैलिशियस सर्वर के ऊपर जा रही है, इसको हम सेशन हाइजैकिंग भी बोलते हैं। समझ लेते हैं कि उस कुकी के अंदर आपका सेशन टोकन था, तो अगर वो सर्वर के पास गया दूसरे मतलब वो उनके डेटाबेस के अंदर, फ़ाइल के अंदर जहाँ पे भी उन्होंने स्टोर कर रखा है, वो आपके बिहाफ़ पे अभी लॉगिन कर सकते हैं क्योंकि उनके पास आपका सेशन टोकन है और कोई भी चीज़ें कर सकते हैं आपके अकाउंट के अंदर, राइट? सो ये होता है एक्सेस अटैक और अभी चलते हैं और इसका जल्दी से हम डो डेमो देखते हैं कि कैसे एक्सेस अटैक को हम यहाँ पे एक्शन में देख सकते हैं। चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर एक वेबसाइट है
और ये एक स्पेशल वेबसाइट है, इसका डोमेन अगर आप देखोगे codersgyan.test इसका डोमेन है और ये एचटीटीपीएस जो होता है सिक्योर वो यूज़ कर रहा है। और इसको सेटअप करने के लिए बेसिकली कुछ चीज़ें हमने की है लोकल मशीन के ऊपर जो ईटीसी होस्ट फाइल वगैरह हम करते हैं। उसके अंदर जो कोडर्स ज्ञान डॉट टेस्ट है वो लोकली डाला हुआ है ताकि लोकली हमारा जो डीएनएस रिजॉल्व है वो हो जाए इसके अंदर, ठीक है। और इसका जो कोड है, कोड मैं आपको जल्दी से दिखाने वाला हूँ अभी। सो देखिए, इसका कोड यहाँ पर है बेसिकली और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसको आपको मिल जाएगा, सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह हम शेयर करेंगे। तो बेसिकली आइडिया ये है, देखिए जो हमारा पहला अटैक है वो हमें देखना है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, लेट्स से यहाँ पर आते हैं कि हम ये जो साइट है ना, यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर रिव्यूज़ आपको दिखेंगे या फिर सर्च, ऐसे बहुत सारे साइट्स के ऊपर होता है, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ लेट्स से गुड नाम से अगर रिव्यू मुझे सर्च करना है, सो और ये गाइज़ ये सारा एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है? डिस्क्लेमर है। इसको रियल प्रोडक्शन साइट के ऊपर कभी यूज़ ना करें आप, एक्सप्लॉइट ना करें, ठीक है? सो सर्च करते हैं तो आप ऐसी वाली फंक्शनैलिटी आपने देखी होगी हमेशा कि नीचे ऐसे कभी-कभी हम टाइटल देते हैं एंड सर्च रिजल्ट फॉर जो भी टाइप किया है उसको यहाँ पे रेंडर करते हैं। बहुत सारे साइट्स के ऊपर ये वाला आपने देखा होगा, राइट? फिर यहाँ पे जो रिजल्ट वगैरह है वो आपको दिखेगा, ओके? अब देखिए, अब क्या होगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं जल्दी से, मेरे पास अ, एक यूआरएल है, ठीक है? इस यूआरएल को ध्यान से देखिए गाइज़। ये जो यूआरएल है, ये अपने ही साइट का है, देखिए codersgyan.test इसी साइट का है और इसके ऊपर सर्च एक क्वेरी पैरामीटर है और इसके अंदर हम एक इमेज, एक स्पेशल टैग हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें हो रही है, इसको हम देखेंगे अभी। बट मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे डालता हूँ। सो डाल दिया और अभी अगर मैं सर्च करता हूँ, अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे डाल के ऐसा कोई सर्च करेगा, कौन सर्च करेगा, राइट? ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जो भी सर्च के अंदर हम डाल रहे हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर के अंदर आपने देखा होगा, सर्च या फिर क्यू इज़ इक्वल टू और जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो यहाँ पे आता है, ठीक है? मतलब ये कॉमन तरीका है, इस तरह से हम क्वेरी पैरामीटर्स को हमारे यूआरएल के अंदर ही स्टोर करते हैं, ताकि बाद में किसी को अगर रेडी फ़िल्टर सेंड करने हैं, तो पूरा यूआरएल हम कॉपी करके सेंड करते हैं, ताकि वो जैसे ही डालेगा उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो ऑलरेडी सारे फ़िल्टर्स हैं, वो अप्लाई हो जाएँगे। ये बेसिकली हम करते हैं इसकी मदद से। तो लेट्स से कि यहाँ पर अगर मैं डालता हूँ इसको और सर्च करता हूँ, ठीक है? और जैसे सर्च करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ यहाँ पर हुई है। राइट? यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो मैंने स्ट्रिंग डाली हुई है, ये यहाँ पे आई है, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं डालनी चाहिए थी एक्चुअली। यहाँ पर जो सर्च पैरामीटर जो है ना, जो इमेज टैग है, बस उसको ही डालना है, ठीक है? गलत डाल दिया मैंने थोड़ा-सा, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? और इसको हटाकर यहाँ पर ओके, फिर से कॉपी कर लेते हैं। अ, ये वाला जो है ना इमेज टैग, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर डालते हैं, ठीक है? सिर्फ़ इमेज टैग है। सर्च करते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको ख़ास चीज़ें नहीं दिखेगी, ठीक है? क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ़ हम इमेज ही रेंडर कर रहे हैं, राइट? ये एक इमेज टैग है, इसका मतलब यहाँ पे रेंडर होना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया है ना, एक ख़ास काम किया है, देखिए। यहाँ पे एक्स जो है, जो सोर्स हमने देना चाहिए था, कोई वैलिड सोर्स देना चाहिए था, लेकिन कोई वैलिड सोर्स नहीं दिया है, तो ये इमेज लोड होने में एरर आ जाएगी और उसके ऊपर हमने ऑन एरर नाम का एक इवेंट हैंडलर डाला हुआ है। जैसे ही कुछ एरर आती है, तो ये फेच रिक्वेस्ट एक कॉल हो रही है। हम फेच रिक्वेस्ट कॉल कर रहे हैं और वो जा रही है हमारी malicious डॉट टेस्ट इस साइट के ऊपर, ठीक है? ये हैकर की साइट है लेट्स से। उसके ऊपर ना स्टील कुकी नाम से एक एंड पॉइंट है लेट्स से और ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है और इसके अंदर हेडर क्या वगैरह सेंड कर रहे हैं हम, एप्लीकेशन जेसन कंटेंट टाइप सारा, मतलब प्रॉपर एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट प्रिपेयर की है। और यहाँ पर देखिए बॉडी के अंदर हम क्या सेंड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी।
ये जो होता है ना, अगर कंसोल के अंदर जाके अगर आप ब्राउज़र के लिखोगे document.cookie, तो आपकी उस साइट की जो भी कुकीज़ होती है ना, वो इसके अंदर आ जाती है। इस तरह से हम कुकीज़ को रीड करते हैं क्लाइंट साइड पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये इमेज तो लोड नहीं होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि उसका सोर्स ही खराब है। लेकिन जैसे ही ये हैंडलर कॉल हो जाएगा उसकी वजह से, एक पोस्ट रिक्वेस्ट हो जाएगी और आपके ब्राउज़र के अंदर की जो कुकीज़ है, वो मलिशियस सर्वर के ऊपर चली जाएगी। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है? उससे पहले अभी, ये जो मलिशियस सर्वर जो है ना, इस सर्वर ने क्या किया है, यहाँ पर उसके सर्वर के ऊपर एक फ़ाइल बना के रखी है, जिसके अंदर सारी कुकीज़ जो है ना यूज़र्स की, वो यहाँ पे आएगी चुरा के। सो ये खाली है देखिए अभी। और अभी हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। मैंने बस रेंडर कैसे हो रहा है वो दिखाया था। लेकिन बेसिकली इस साइट का कोड इस तरह से लिखा हुआ है कि जो भी हम यहाँ पर सर्च क्वेरी है हमारी, इसकी जो भी वैल्यू है, वो हम यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं। ठीक है? सो अगर हम ऐसा कर लेते हैं, लेट्स से ये जो हमारा जो यूआरएल है, इसको अगर डालते हैं तो क्या होगा देखिए। साइट तो हमारी सेम है, लेकिन सर्च पैरामीटर जो है वही चीज़ है जो अमी अभी हमने देखी थी, इमेज टैग। और इसके अंदर वही चीज़ है, एरर आने के बाद सेम चीज़ हम कुकी चुरा के सेंड कर रहे हैं मलिशियस सर्वर के ऊपर, राइट? सो अभी अगर इसको करते हैं इस तरह से, और उससे पहले और एक चीज़ करते हैं यहाँ पर, मैं अम, जल्दी से मैं आपको यहाँ पर नेटवर्क नहीं, एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर दिखाता हूँ। एक कुकी है, इसको मैं क्लियर करता हूँ और यहाँ पर लॉगिन करते हैं सबसे पहले, ठीक है? तो समझ लेते हैं कि एक जेन्युइन यूज़र है, कोडर्स ज्ञान टेस्ट के ऊपर लॉगिन कर दिया। और जैसे लॉगिन किया तो सर्वर उसको जो एक्सेस टोकन है और रिफ्रेश टोकन है, दोनों यहाँ पर दे देता है। देखिए, यहाँ पर आ गया, है ना? अब अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब समझ लेते हैं कि उस यूज़र को, ये जो जिसने लॉगिन किया है, उसको अगर यहाँ पर ये वाला यूआरएल हैकर भेज देता है, ठीक है? अब ये वैसे तो बड़ा यूआरएल है, कोई देखेगा नहीं वैसे। और अगर इसको अगर शॉर्ट शॉर्ट करके अगर कोई भेजता है, तो फिर ये दिखेगा ही नहीं सारी चीज़ें। एग्ज़ीक्यूट होने के बाद वो रिडायरेक्ट पता चलेगा हमें। सो इसको मैं कॉपी करूँगा, लेट्स से कि मुझे किसी ने भेजा है ये, और मैं यहाँ पर डालूँगा। एंटर जैसे करते हैं, तो आप नेटवर्क के अंदर अगर देखोगे, यहाँ पे हमारे पास एक स्टील कुकी नाम की रिक्वेस्ट हुई है, ठीक है? स्टील कुकी नाम की रिक्वेस्ट, जो कि जिसके अंदर हमने क्या किया है, कुकीज़ को रीड किया है ना, और कुकीज़ को जो एक्सेस टोकन और वो है, उसको हमने सेंड किया है इस यूआरएल के अंदर। देखिए, ये वाला यूआरएल। अब मैं तो यहाँ पे लॉगिन हुआ था अपना, और अभी मेरी जो कुकीज़ है, वो चली गई है कहाँ पर? यहाँ पर अगर आते हैं एंड स्टोलन कुकीज़ के अंदर देखते हैं, तो इस फाइल के अंदर आपको अभी एक्सेस टोकन भी दिखेगा। देखिए, यहाँ पे है एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन, दोनों टोकन्स मेरे अभी चोरी हो चुके हैं। और ये फाइल हैकर के सर्वर के ऊपर है गाइस, जो malicious डॉट टेस्ट है, उसके ऊपर है। अब इन टोकन को यूज़ करके वो लॉगिन कर सकता है ना मेरे अकाउंट के अंदर, आराम से लॉगिन कर सकता है। सो क्या हुआ गाइस यहाँ पर? कैसे ये अटैक हुआ? ये जो आपने देखा है, इसको हम बोलते हैं एक्सेस अटैक, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इसका मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर आपके साइट के ऊपर इस तरह से इंजेक्ट करते हो, तो हमने अभी सर्च क्वेरी पैरामीटर के अंदर से दिया था, और उसकी मदद से ये साइट क्या करती है, और किसी दूसरे सर्वर के ऊपर एक रिक्वेस्ट करती है और आपकी चीज़ें चुरा के वहाँ भेज देती है। ये होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। सो ये हुआ, ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल था गाइस, ठीक है? इसके अंदर आपके पास कंट्रोल था कि आप ध्यान से अगर देखते थे यूआरएल को, तो शायद आपको कुछ चीज़ें समझ में आती थी और आप नहीं एंटर करते थे ये यूआरएल, राइट? मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ फिर से, ठीक है? और यहाँ पर और एक एग्जांपल हमें देखना है। उसके लिए मैं और एक साइट ओपन करूँगा, ठीक है? यहाँ पे तो आपके हाथ में था, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, ठीक है? आप जस्ट, आपकी एक गलती ये होती है कि आपने बस साइट ओपन की है। सो लेट्स से हमारे पास और एक साइट है एपीआई, देखिए, ये है ना, एपीआई कोडर्स ज्ञान डॉट टेस्ट। अब ये जो साइट है, ये हमारी है
एपीआई कोडसज्ञान डॉट कॉम टेस्ट, ठीक है? ये भी समझ लेते हैं कि एक साइट है और कमेंट सेक्शन है। देखिए, आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ देखते हो तो उसके नीचे कमेंट सेक्शन होता है या फिर लिंक्डइन के ऊपर अगर कोई पोस्ट करता है तो उसके नीचे कमेंट सेक्शन होता है। तो कमेंट सेक्शन होता है और इस कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी यूज़र अपना कमेंट जो है वो पास कर सकता है, राइट? कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अब थोड़ा सोचिए, एक कोई यूज़र है, लेट्स से बैड यूज़र, मैं ऐसे टाइटल देता हूँ इसका बेसिकली, और जो हमारी वो वाली कमांड थी ना, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, कुछ चीज़ें आ चुकी है इसमें, डमी वाली, ये जो थी हमारी इमेज टैग, ठीक है, इसको मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर आते हैं और ये जो कमेंट है ना, इसके अंदर मैं इसको डाल देता हूँ, ठीक है? और समझ लेते हैं कि मैं अ, हैकर हूँ और इसको मैंने इस तरह से मेरे अकाउंट के थ्रू, ठीक है? मैंने अपना लॉगिन किया हुआ है। अ, मैं एक काम करता हूँ, लॉगिन भी कर देता हूँ, ठीक है गाइज़? इसके अंदर लॉगिन बटन कर देता हूँ, ऑटोमैटिकली वो लॉगिन हो जाता है, थोड़ा-सा सिंपल रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं इस तरह से ऐड करूँगा कमेंट को, ठीक है? अब कमेंट मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर, कमेंट तो हो गया। अब थोड़ा सोचिए, ये पब्लिक पोस्ट है और इसको जो भी यूज़र अभी ओपन करेगा, क्या हो जाएगा? देखिए, मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ इस पेज को और यहाँ पर चलते हैं स्टोलन कुकीज़ के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे एक्सेस टोकन और कुकीज़ यहाँ पर आ चुकी है। अब जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया है इसको, ये 3 कमेंट्स है तो ये लूप करता है बेसिकली। तो 3 बार मेरे ही सेम जो है वो सारी कुकीज़ और कुकीज़ आ चुकी है। मैं इसको क्लीन करता हूँ और एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखिए 3 बार आ रहा है क्योंकि 3 कमेंट्स है बेसिकली। लेकिन फिर से देखिए, ये एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन आ रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे मैंने कोई लिंक क्लिक तो नहीं की है, मैं बस अपनी कोई एक पोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर उसको खोल के देख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस पोस्ट को जितने भी यूज़र देखेंगे, सबकी जो कुकीज़ है, जिसके अंदर एक्सेस टोकन है और रिफ्रेश टोकन है, वो चली जाएगी यहाँ पर, मैलिशियस सर्वर के ऊपर उसके पास आ जाएगी। थोड़ा सोचिए कि कितना ये डेंजरस अटैक है गाइस। सोचिए थोड़ा। समझ लेते हैं कि किसी पोस्ट के ऊपर मिलियंस व्यूज़ आ रहे हैं और जो भी नीचे कमेंट बॉक्स खोल रहा है, उनकी कुकीज़ जा रही है। कितना डेंजरस ये हो सकता है गाइस। और ये क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। अगेन फिर से यहाँ पर चलते हैं। देखिए, हमने इसके अंदर क्या किया बेसिकली, एक इस टाइप का इमेज टैग जो है उसको हमने एम्बेड भी नहीं बोल सकते, रेंडर किया हुआ है डायरेक्टली, ठीक है? और वो जो हम रेंडर करते हैं ना, इसके अंदर हमने इनर एचटीएमएल यूज़ किया है। बेसिकली ये हमें ये दिखाना था ना कि यहाँ पे चीज़ें दिखानी थी। तो इसके अंदर क्या किया, डायरेक्टली लूप करके इसके अंदर इनर एचटीएमएल जो जावास्क्रिप्ट की फंक्शन आती है, फंक्शन नहीं, ये इस तरह से हम प्रॉपर्टी आती है, इसके ऊपर हमने डायरेक्टली इसकी वैल्यू ये असाइन कर दी। तो ब्राउज़र क्या करता है, इसको डायरेक्टली रेंडर करता है एज़ एज़ एचटीएमएल, और जैसे ही ये एज़ एचटीएमएल रेंडर हो जाता है, इसका मतलब इमेज रेंडर हो जाती है और इमेज का यूआरएल गलत है, उसकी वजह से ऑन एरर हैंडलर कॉल होता है और यहाँ पे फेच कॉल हो रहा है। हम एक रिक्वेस्ट कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर ये मैलिशियस कॉल हो रहा है। सो सारा प्रॉब्लम कहाँ पर है? सारा प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हम इनर एचटीएमएल का अगर यूज़ करते हैं तो हम क्या हो सकते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से एक्सेसेस का शिकार हो सकते हैं। ठीक है? ये एक हो गया, इसके आगे और भी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाऊँगा। बट उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो डेमो है इसके बारे में समझ में आया है कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है? सो चलिए आगे बढ़ते हैं और डेमो हमारा हो चुका है। यहाँ पर अभी हमें देखना है कि सॉल्यूशंस क्या है गाइज़ इसके। क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, राइट? सॉल्यूशन तो होना चाहिए क्योंकि अगर ये इतना डेंजरस अटैक है तो सॉल्यूशन भी इसका होना चाहिए। नहीं तो सारी साइट्स जो है वो अटैक्स के अंडर आ जाती थी, राइट? सो देखिए, जो पहला सॉल्यूशन है इसका ये है बेसिकली जो यूज़र का इनपुट होता है उसको हमें सैनिटाइज़ करना होता है। हमने एग्ज़ाम्पल के अंदर देखा था
कि जो भी यूज़र इनपुट आ रहा था उसको डायरेक्टली कमेंट के अंदर जो दिखा था, मतलब कमेंट के अंदर किसी ने जो टैग डाला था, उसको हम डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे हैं। और जब भी रेंडर करनी है सारे कमेंट्स हमारे, तो उसको डायरेक्टली डेटाबेस से लेके हम सीधा रेंडर कर रहे हैं यूज़र इनपुट को। ये नहीं होना चाहिए। हमें मतलब जो यूज़र का इनपुट होता है बेसिकली, उसको हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से वैलिडेट करना चाहिए और सैनिटाइज़ करना चाहिए। सैनिटाइज़ करना चाहिए मतलब उसके अंदर जो टैग्स होते हैं, एचटीएमएल टैग, उसको एस्केप करना होता है। जैसे कि नहीं होता है, अगर समझ लेते हैं कि अगर कोई अ, ऐसा वाला टैग शुरू हो रहा है, राइट? ये जो है लेस देन वाला जो सिंटैक्स है, तो उसकी जगह हम ऐसे लिखते हैं ना, एलटी। इस तरह से क्या करते हैं, हम इसको एस्केप करते हैं, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से हमें इसको एस्केप करके डेटाबेस के अंदर स्टोर करना चाहिए, ताकि अगर हम इनर एचटीएमएल भी अगर यूज़ करते हैं, तो वो एज़ अ स्ट्रिंग रेंडर होगा, ना कि एचटीएमएल। ओके? ये एक चीज़ याद रखनी है आपको। इसी के साथ में और एक है जो कि है सीएसपी हेडर्स। अब सीएसपी हेडर्स क्या होता है? सीएसपी का मतलब होता है कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है? कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। अब ये क्या होता है? ये बेसिकली कोई भी सर्वर ब्राउज़र को बता सकता है कि कौन-सी स्क्रिप्ट लोड करनी है ब्राउज़र के अंदर, कौन से रिसोर्सेज़ से करनी है या नहीं करनी है, क्या इनलाइन सीएसएस लोड करना है, वो इसके अंदर होता है। क्या इसके अंदर हमें अ, इनलाइन जावास्क्रिप्ट रन करनी है। ये सारी चीज़ें सर्वर ब्राउज़र को बता सकता है और वो करता है सीएसपी हेडर के थ्रू। वो जो सीएसपी हेडर है वो कुछ ऐसा दिखता है आपको, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी नाम से की होती है उसकी, एंड उसकी वैल्यू इस तरह से हम देते हैं जिसके अंदर हम बोलते हैं कि डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये फॉल बैक होता है। स्क्रिप्ट का सोर्स क्या है, सेल्फ, इसका मतलब जो करंट डोमेन होगा उससे जो स्क्रिप्ट्स आ रही है उसको ही बस लोड करना। स्टाइल के बारे में होता है कि सीएसएस किस रिसोर्सेज़ से लोड करनी है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ प्रोवाइड करूँगा, एमडीएन के ऊपर बहुत ही पावरफुल एक आर्टिकल मिलेगा जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो हम क्या करते हैं नॉर्मली, जस्ट हमारा जो मेन पेज होता है जहाँ पर हमें इसको रुकवाना है, तो वो जो रिक्वेस्ट सर्वर के ऊपर आती है ना, वहाँ पर बस हमें एक रिस्पॉन्स हेडर ऐड करना होता है, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी की रखनी है एंड उसकी वैल्यू कुछ ऐसी हो सकती है, ठीक है? ये एक चीज़ होती है, या फिर आप और एक कर सकते हो, जो आपका एचटीएमएल होता है, उसके हेड टैग के अंदर हम मेटा जो टैग्स होते हैं वो भी ऐड करते हैं, राइट? तो वहाँ पे एक टैग होता है जिसको हम एचटीटीपी EQIV, ठीक है? ये एक टैग होता है, मेटा टैग। इसको आप ऐड कर सकते हो और उसके अंदर सेम ये वाली जो वैल्यू थी, वो वैल्यू आप पास कर सकते हो। तो 2 तरीके हैं देखिए, सीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के। एक तो आप रिस्पॉन्स हेडर सर्वर से भेज सकते हो। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप डायरेक्टली एचटीएमएल, आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर ही एक एचटीटीपी EQIV वाला मेटा टैग डाल दो। तो वो जैसे आप डालोगे, जो यहाँ पे चीज़ें हो रही थी ना, कि हमारी एक रिक्वेस्ट चली जा रही थी क्योंकि हमारी इनलाइन जावास्क्रिप्ट रन हो रही थी गाइज़, वो नहीं होगा, ठीक है? सो ये एक इसका सॉल्यूशन है गाइज़, 2 मेन सॉल्यूशंस हैं। और हाँ, इसके अंदर और एक चीज़ है, जो कि है इनर एचटीएमएल जो है वो थोड़ा-सा सोच के आपको यूज़ करना है हमेशा, क्योंकि वो थोड़ा-सा ट्रिकी होता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है वो इसके अंदर हो सकती है। और दूसरा और एक चीज़ है कि ये जो कुकी हमने देखी थी, जो हमारी स्टील हो रही थी कुकी, राइट? पहले केस में, दूसरे भी केस में, तो वो मतलब कैसे एक्सेस कर रहे थे हम? ऐसे कर रहे थे, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, राइट? ऐसे एक्सेस कर रहे थे, मतलब क्लाइंट साइड उसको एक्सेस कर रहे थे। कुकीज़ जब भी हम बनाते हैं ना, उसके अंदर एक अ, एचटीटीपी ओनली, ये एक ऑप्शन आता है गाइज़, याद होगा आपको, हमने देखा था। तो एचटीटीपी ओनली अगर इसको ट्रू कर देते हैं कुकी, जब भी हम बनाते हैं सर्वर के ऊपर, तो ये जो कुकी होगी ना, ये वाली एपीआईज़ उसको रीड नहीं कर सकती है।
वो सिर्फ़ सर्वर पे एक्सेसिबल होगी, जो आपका क्लाइंट का कोड है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो अगर उस कुकी को अगर हम एचटीटीपी ओनली अगर बनाते हैं, तो ये प्रॉब्लम जो अभी हुआ था, कुकीज़ के अंदर कुकीज़ को रीड करके हमारी सेंड की थी, वो प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा गाइस। सो ये तो हुआ कुकी के लिए। ऐसे नहीं कि लोकल स्टोरेज के अंदर कुछ डेटा है तो वो भी तो कर सकते थे वहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी की जगह अगर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम जो एपीआईज़ आती है लोकल स्टोरेज की, वो भी तो यूज़ हो सकती थी अगर टोकन हमारा लोकल स्टोरेज के अंदर अगर हम स्टोर करते थे, राइट? सो हमेशा मेक श्योर करना कि ये दो चीज़ें जो है ना, ये मेन आपको ध्यान रखना है। सीएसपी हेडर एंड जो आपका यूज़र इनपुट है, उसको हमेशा वैलिडेट करना है, सैनिटाइज़ करना है। ओके? अगर आप एक्सप्रेस जेएस के अंदर अगर काम कर रहे हैं, तो एक्सप्रेस जेएस के अंदर एक लाइब्रेरी आती है हेलमेट जेएस। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर देखी होगी। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, ये बेसिकली एज़ अ मिडलवेयर हम इसको एक्सप्रेस जेएस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो लाइब्रेरी है ना, ये भी हमारे लिए सीएसपी हेडर ऐड कर देती है और इसके अलावा और भी सारी चीज़ें करती है उसके अंदर, मल्टीपल चीज़ें हैं, बट एक सीएसपी वाला काम इसके अंदर होता है, ठीक है? सो ये है हमारा एक्सएसएस अटैक। आगे बढ़ते हैं। सो अब समझ लेते हैं कि दूसरा सिनेरियो है, यहाँ पर हमारे पास हमारी साइट है लेट्स से, ठीक है? और यहाँ पर मैं समझ लेता हूँ कि मैंने लॉगिन किया है हमारे बैंक के अंदर, ठीक है? ये बैंक का सर्वर है और मैंने लॉगिन किया है जस्ट नॉर्मल लॉगिन, ओके? अब उसके बाद क्या होता है कि मुझे कोई लिंक भेजता है और एक लिंक, ठीक है? और वो मैं लिंक क्या करता हूँ, यहाँ पर एक दूसरे ब्राउज़र के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस तरह से ओपन करता हूँ, ठीक है? अब जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, तो ये लेट्स से कि ये अभी दूसरे वेबसाइट की लिंक है, देखिए ये मैलिशियस वेबसाइट है, bank डॉट कॉम है ये, हमारी थी बैंक डॉट कॉम। अब क्या होगा देखिए, मैंने तो लॉगिन कर रखा है हमारे बैंक के अंदर और मैं यहाँ पे जैसे ही दूसरे लेट्स से कि दूसरे टैब के अंदर मैंने ये वेबसाइट ओपन की है। अब क्या होगा, अब ये जो वेबसाइट है ये एक कॉल करेगी हमारे बैंक सर्वर के ऊपर, ठीक है? ये चीज़ याद रखिए, हमारे बैंक के सर्वर के ऊपर, वहाँ पे वहीं पे जहाँ पे मैंने लॉगिन किया था बेसिकली, उसी सर्वर के ऊपर ये रिक्वेस्ट कर रही है। बट ये रिक्वेस्ट जो है ना, ये एक अनवांटेड रिक्वेस्ट है और लेट्स से कि मनी ट्रांसफर की जो रिक्वेस्ट होती है वो कर दी। मनी ट्रांसफर का जो भी एंड पॉइंट होगा, वो यहाँ से कॉल किया है और उसने बोला है कि इस हैकर के अकाउंट में 1 मिलियन डाल दो। हाँ, मतलब ऐसे लेट्स से, और ये रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेस हो गई। कैसे सक्सेस हो गई गाइस? ये सक्सेस हो गई और आपका पैसा जो है यहाँ का इस यूज़र का चला गया। गलती क्या हुई यहाँ पर? गलती बस एक ही हुई है कि इस यूज़र ने इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके बस वेबसाइट खोली है और वेबसाइट ने क्या किया है, यूज़र के ही बैंक डॉट कॉम पे कॉल किया हुआ है एपीआई को। और आपको पता है ये ऐसा क्यों हुआ? क्यों ये रिक्वेस्ट जो है अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट वो सक्सेस क्यों हुई? क्योंकि जब भी हम कॉल करते हैं किसी सर्वर के ऊपर, तो उस सर्वर के लिए जो भी कुकीज़ होती है हमारे ब्राउज़र के अंदर, वो उस रिक्वेस्ट के साथ में चली जाती है। इस तरह से कुकीज़ काम करती है। ओके? सो मैंने लॉगिन किया था यहाँ पे, राइट? सो मेरे पास बैंक डॉट कॉम इस डोमेन की कुकीज़ मेरे ब्राउज़र के अंदर पड़ी हुई है। मैं उसी ब्राउज़र में ये खोल रहा हूँ ना साइट, एक दूसरे टैब के अंदर, लेकिन ब्राउज़र तो वही है। और उस साइट के अंदर उस हैकर ने क्या कर रखा है कि मनी ट्रांसफर वाला जो एंड पॉइंट है वो कॉल किया है, लेकिन ये रिक्वेस्ट हमारे ही सर्वर पे जा रही है, बैंक डॉट कॉम सर्वर, हमारे बैंक के सर्वर के ऊपर। तो जैसे रिक्वेस्ट सेंड होने वाली होती है, ब्राउज़र देखता है, अच्छा मेरे पास बैंक डॉट कॉम वाली कुकीज़ है, चलो मैं भेज देता हूँ इसको। और इसके अंदर थी सेशन कुकीज़। और जैसे सेशन कुकीज़ भेजते हैं तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन भी हो गया, ऑथराइज़ेशन भी हो गया और ये जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेस हो गई। और हैकर ने खुद का अकाउंट नंबर डाला होगा कि इस अकाउंट के अंदर, इस अकाउंट से उतने पैसे ट्रांसफ़र कर देना। अब ये एग्ज़ाम्पल बहुत ही सिंपल करके मैंने बताया हुआ है आपको। बैंक के जो सर्वर्स होते हैं वो इससे भी ज़्यादा सिक्योर होते हैं। बट हाँ,
ये इस टाइप की चीज़ पॉसिबल है और ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अंदर बैंक की जगह और कुछ हो सकता है, जैसे आपका पासवर्ड चेंज हो सकता है जस्ट क्लिकिंग ऑन अनदर वेबसाइट, ये पॉसिबल है और इसको हम बोलते हैं सीएसआरएफ अटैक, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक। ये जो अटैक है ये बहुत ही डेंजर है और फॉर्च्यूनेटली इस अटैक से बचने के लिए ब्राउज़र्स के अंदर आज जो मॉडर्न वेब है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, उतना ईज़ी नहीं रहा है ये अटैक। ऑलमोस्ट ना के बराबर इसके अंदर हुआ है क्योंकि ब्राउज़र के अंदर ऐसे बहुत सारे फीचर्स इम्प्लीमेंट हुए हैं कि ये जो अटैक है ये अभी नॉर्मली नहीं हो पाता है अगर आप मॉडर्न एपीआईज़ यूज़ करते हो, फेच एपीआईज़ प्रॉपर तरीके से कोर्स जो होता है उसको सेटअप करते हो, तो ये नहीं होता है अभी, ठीक है? सो इसके बारे में अभी और हम देखने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा-सा डेमो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? सो डेमो के लिए फिर से मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लेट्स से कि हमारे पास कौन-सी वेबसाइट है गाइज़? लेट्स से यही वेबसाइट है, ठीक है? और इस वेबसाइट के ऊपर मैंने लॉगिन कर दिया है, ठीक है? सो यहाँ पर आते हैं और नेटवर्क के अंदर लॉगिन अगर करते हैं, तो हाँ, लॉगिन मैं हो चुका हूँ देखिए और एप्लीकेशन के अंदर अगर मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, एक बार क्लियर करते हैं कुकीज़ गाइज़ और फिर से मैं लॉगिन करता हूँ। देखिए, लॉगिन मैंने हो चुका है। मैं अपने इस वेबसाइट के ऊपर हूँ और अभी मुझे कोई लिंक भेजता है, ठीक है? कोई लिंक भेजता है मैलिशियस वेबसाइट की और मैं उसको ओपन करता हूँ। सो जैसे ही मैं उसको ओपन करता हूँ, देखिए वो जो लिंक है वो ये है malicious.test और जैसे ही मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया, आप देख सकते हो मेरा पासवर्ड चेंज हो गया गाइज़। मेरा पासवर्ड चेंज हो गया। कैसे हुआ ये? अब देखिए पासवर्ड चेंज हुआ, राइट? देखिए रिक्वेस्ट जा रही है, कहाँ पे जा रही है रिक्वेस्ट? ये आपके ही सर्वर के ऊपर जा रही है। जो आपका सर्वर है उसके ऊपर ही जा रही है, लेकिन ये साइट कौन-सी है? ये मैलिशियस है। जा रही है आपके सर्वर के ऊपर। लेकिन जैसे जा रही है तो वो ब्राउज़र क्या कर रहा है? ब्राउज़र बोल रहा है कि अच्छा एपीआई डॉट कोडर्स ज्ञान के लिए जो सारी कुकीज़ है, मैं इसके अंदर भेज देता हूँ। भेज दिया और वो जो हैकर है उन्होंने क्या किया हुआ है यहाँ पे, थोड़ी-सी रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो फॉरगॉट पासवर्ड की जो एपीआईज़ है, उसको ढूँढ निकाला है, उसके अंदर कौन-सा पेलोड भेजना है, वो सब यहाँ पर किया हुआ है। सो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको प्रूव करके कि कैसे अ, पासवर्ड चेंज भी हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है? ठीक है? ये डेटाबेस है बिहाइंड द सीन यहाँ पर एसक्यूएलाइट हम यूज़ कर रहे हैं। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर मैं करता हूँ पासवर्ड 123 ठीक है? पासवर्ड लेट्स से कि हमारा पासवर्ड 123 है, ठीक है? देखिए रिफ्रेश करते हैं, चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आके फिर से वही चीज़ करूँगा रिपीट। रिफ्रेश करते हैं, पासवर्ड चेंज बोल रहा है और पासवर्ड हमने कौन-सा भेजा है देखिए नया पासवर्ड कोडर्स 666 अगर मैं फिर से इसको ओपन करता हूँ और रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो डेटाबेस के अंदर पासवर्ड चेंज हो चुका है। ये जो हमने अभी किया ना गाइज़, ये है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। क्या मतलब है इसका? देखिए, वापिस मैं आपको लेके चलता हूँ इस स्लाइड के ऊपर और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो साइट है, देखिए, यहाँ पर हमने ये साइट ओपन की थी नॉर्मली जिसके अंदर लॉगिन किया है। फिर अचानक से ये मैलिशियस वाली साइट मैंने खोल दी और इसने क्या किया, मेरे ही सर्वर के ऊपर एक अनऑथराइज़्ड रिक्वेस्ट की है और ब्राउज़र ने क्या किया, मेरे ही सर्वर पे जा रही है, इसकी वजह से उसने सारी मेरी जो कुकीज़ थी वो इंक्लूड कर दी। और उसकी वजह से मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेट हो गया और फिर जो पासवर्ड चेंज वाला एंड पॉइंट है वो सक्सेसफुल हो गया। ये है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। सो क्रॉस साइट इसलिए क्योंकि साइट यहाँ पर दूसरी है देखिए, दूसरे साइट के ऊपर से हम क्रॉस रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे ही सर्वर के ऊपर। यहाँ पर अभी देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं इसके अंदर गाइस। अब हम सॉल्यूशंस देखने वाले हैं इसके। सो सॉल्यूशन के अंदर जो पहला सॉल्यूशन है वो हमारा ये है बेसिकली कि हम यूज़ सेम साइट जो
एट्रिब्यूट होता है कुकीज़ जब भी हम क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि उसके अंदर ये वाला यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट या फिर लैक्स, ठीक है? वो क्यों ज़रूरी है मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से आते हैं यहाँ पर और ब्राउज़र के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे अभी, ठीक है? और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, देखिए ये जो हमारी कुकीज़ है, ठीक है? ये जो कुकीज़ है इसके अंदर आप ध्यान से देखना, देखिए सेम साइट एट्रिब्यूट अगर आप देखोगे यहाँ पर वो नन है। इसका मतलब क्या होता है जब भी हम किसी भी कुकी का सेम साइट अगर नन रखते हैं, तो इस टाइप की जो रिक्वेस्ट है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट वो पॉसिबल हो जाती है। इस केस में ब्राउज़र बोलता है अच्छा ये सेम साइट जो एट्रिब्यूट है ये तो नन है ना, ठीक है मैं भेज देता हूँ कुकी फिर। अगर यहाँ पर अगर हम स्ट्रिक्ट या फिर लैक्स करते हैं इसकी वैल्यू, कुकीज़ जब भी हम बनाते हैं ना ये वाली, तो ब्राउज़र यहाँ पे ये कुकी सेंड नहीं करेगा मलिशियस वेबसाइट से। यहाँ से जब भी ये रिक्वेस्ट जा रही थी ना, इसके अंदर ये कुकी जा रही देखिए। अगर वो स्ट्रिक्ट होती थी या फिर रिलैक्स होती थी तो यहाँ पे ये जो कुकी इस तरह से सेंड हो रही है वो नहीं हो पाती थी और हम अटैक से बचते थे, ठीक है? तो हमेशा आपको मेक श्योर करना है कि आप जो कुकीज़ के अंदर जो आप ये ना सेम साइट एट्रिब्यूट उसको आप स्ट्रिक्ट या लैक्स रखिए, ओके? ये एक चीज़ है। इसके अलावा और एक चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं जो कि है कोर्स पॉलिसी और इस सेक्शन के स्टार्ट में ही मैंने बताया था कि ये एक ऐसा अटैक है जो इसको रिप्रोड्यूस करना या फिर इसको एक्सप्लॉइट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि ब्राउज़र के अंदर ऑलरेडी ऐसे फीचर्स हैं वो इसको नहीं करने देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कोर्स पॉलिसी होती है देखिए, कोर्स पॉलिसी आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर एक डोमेन के ऊपर से अगर आप दूसरे डोमेन के ऊपर अगर अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो आपको ब्राउज़र कंसोल के अंदर कोर्स एरर दिखेगी। क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग बेसिकली इसको बोलते हैं और ये जो पॉलिसी है, ये जो कोर्स का जो फीचर है आपके ब्राउज़र के अंदर, ये अलाउ नहीं करता है एक डोमेन से दूसरे डोमेन के ऊपर रिक्वेस्ट करना। यहाँ पर हमारे केस में क्या हुआ? वही हुआ ना कि इस साइट के अंदर ऐसा कोड है जो हमारे हमारे साइट के ऊपर कॉल कर रहा है। थोड़ा सोचिए अगर यहाँ पे अगर कोर्स जो है उसको अगर मैं इनेबल करता था, तो क्या होता था? ये रिक्वेस्ट हो ही नहीं पाती थी और मैंने डिसेबल कैसे किया वो भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ पर मतलब डेमो के लिए मैंने इसको डिसेबल किया है बेसिकली और कुछ नहीं किया है, बस इसको ओरिजिन के अंदर हमारा जो मलिशियस सर्वर है उसको ऐड किया है गाइज़, जस्ट फॉर डेमो। लेकिन हम थोड़ी हमारे सर्वर के ऊपर ऐसे किसी मलिशियस साइट का जो यूआरएल है वो ओरिजिन के अंदर डालेंगे, नहीं डालेंगे ना। अगर इसको हम हटा देते हैं, तो तुरंत यहाँ पर क्या आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी एरर, कोर्स की एरर। ब्राउज़र से आप ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो। सो ये है और उसके बाद और एक है, जो कि है ये वाला सीएसआरएफ टोकन्स। हम क्या करते हैं, बहुत बार ना हम एचटीएमएल फॉर्म्स यूज़ करते हैं। आपको पता है एचटीएमएल 5 के फॉर्म्स आते हैं और फॉर्म की मदद से डायरेक्टली हम फॉर्म के अंदर से ही फॉर्म सबमिट कर सकते हैं विदाउट एजेक्स। एजेक्स मतलब जो फेच हम यूज़ कर रहे हैं या फिर एक्सियोस हम यूज़ करते हैं, ये एजेक्स हम करते हैं, हमारे क्लाइंट साइड से हम रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन इसी के साथ में ब्राउज़र के अंदर HTML5 के फॉर्म्स के भी फीचर्स होते हैं, जहाँ पर आप डायरेक्टली फॉर्म टैग जो होता है ना, उसके अंदर ही आप यूआरएल देके आपका जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो किसी यूआरएल के ऊपर। अगर वो यूज़ करते हैं तो आपका जो कोर्स वाला काम है वो होगा नहीं, वहाँ पे कोर्स नहीं चलता है। वहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट हो जाएगी और वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं सीएसआरएफ के होने के, जब भी हम HTML5 के फॉर्म्स यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो ब्राउज़र के बहुत सारे फीचर्स हैं इसको नहीं करने देते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल फॉर्म्स हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं सीएसआरएफ टोकन्स यूज़ करते हैं। ये क्या होता है? देखिए जैसे ही यूज़र लॉगिन करता है, एक यूज़र ने लॉगिन किया तो उसका सेशन बनता है सर्वर के ऊपर, ठीक है? अब जैसे ही सेशन बनता है ना, हम क्या करते हैं एक सीएसआरएफ टोकन बनाते हैं सर्वर के ऊपर, ठीक है? और जैसे ही हमारा वेब पेज रेंडर हो जाता है और उसके अंदर फॉर्म हो सकता है, राइट? जहाँ से सबमिट होने वाला है।
तो ये जो टोकन है इस पेज के ऊपर भेजा जाता है समहाउ रेंडर कर सर्वर साइड रेंडर अगर हुआ है तो डायरेक्टली हम भेज सकते हैं यहाँ पर मेटा टैग के अंदर या फिर कहीं पे भी हम ऐड कर सकते हैं उसको सर्वर से। और ये HTML5 का फॉर्म जब भी सबमिट होगा उसके अंदर एक CSRF ये जो टोकन हमें मिला है सर्वर से उसको आपको सेंड करना होता है उस फॉर्म के अंदर, मतलब एक एक्स्ट्रा फील्ड बनाकर उसको सेंड करना होता है। उसको हम हिडन फॉर्म रखते हैं हमेशा क्योंकि यूजर को तो नहीं दिखाना है, ये बस इंटरनल चीज है हमारी, तो इसलिए हिडन करते हैं उसको और CSRF उसी टोकन को जो सर्वर ने हमें दिया था वो हम भेज देते हैं और सर्वर के ऊपर फिर सर्वर चेक करता है कि टोकन क्या वही है जो उस सेशन के लिए बना है। अगर वही है तो क्या हो जाता है, वो जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल होती है, अगर वो नहीं है तो रिक्वेस्ट कैंसिल होती है, राइट? इस तरह से होता है। तो हमारे इस केस में अगर ऐसे होता था तो यहाँ पर क्या होता था, CSRF टोकन अगर ये इस टाइप की मतलब जो एजेक्स कॉल किया है हमने ऐसे नहीं होता था। मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से दिखता है बेसिकली, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये उसका HTML पेज है, देखिए गाइस। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके अंदर डायरेक्टली हमें जावास्क्रिप्ट की मदद से हमने इस तरह से एक फेच कॉल किया हुआ है, देखिए। इसके अंदर बताया हुआ है कि इसके ऊपर कॉल करो, क्रेडेंशियल्स इंक्लूड्स, इससे हम बोल रहे हैं कि जो कुकीज़ है वो भी ऐड कर दो, भेज दो और डेटा हम सेंड कर रहे हैं। देखिए नया पासवर्ड और डायरेक्टली पेज लोड पे यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं, मतलब जैसे ही पेज लोड होगा ये फंक्शन कॉल हो जाएगी और रिक्वेस्ट होगी। ये एजेक्स कॉल है, इसको एजेक्स कॉल बोलते हैं। अगर इसकी जगह अगर यहाँ पर HTML5 का फॉर्म होता था और वहाँ से अगर सबमिट होता था तो हमें कोर्स नहीं बचा पाता था। तो उस केस में हमें CSRF टोकन्स जो होते हैं उस मैकेनिज्म को यूज़ करना होता है और उससे हम बच सकते हैं CSRF अटैक से। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो अटैक है इसके बारे में आपको चीज़ें समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वाला है हमारा, वो है एसक्यूएल इंजेक्शन। अब ये बहुत मज़ेदार है गाइस और बहुत ही सिंपल सा अटैक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट कर सकता है। एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल मतलब जो भी हम एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर, उसके अंदर कुछ इंजेक्ट करते हैं हम। ऐसी एक क्वेरी इंजेक्ट करते हैं जिससे जो अनऑथराइज्ड डेटा है वो हम गेट कर सकते हैं। सो लेट्स से कि हमारे पास ये एक नॉर्मल रिक्वेस्ट है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम एक यूजर को गेट कर रहे हैं जिसकी आईडी 1 है। बस सिंपल सी क्वेरी है। अब जैसे ये करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी यूजर है उसका डेटा हमें मिल जाएगा। इस तरह से एक यूजर मिलेगा क्योंकि आईडी उसकी देखिए कितनी आईडी 1 है, तो ये यूजर हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर ऐसे हो जाता है, बहुत बार आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं ना, अगर क्वेरी ये है कि इस यूजर आईडी के लिए मुझे डेटा दे दो, इसका मतलब यूजर आईडी जो है वो किसने भेजी होगी, आपके क्लाइंट ने भेजी होगी, यूजर ने फ्रंट एंड के ऊपर से भेजी होगी कि ये लो आईडी, इसका जो यूजर है दे दो। तो हम बैक एंड के ऊपर ना एक गलती करते हैं बहुत बार कि वो जो यूजर से जो यूजर आईडी आई है, जो भी इनपुट आया है, डायरेक्टली उसको हम क्या करते हैं हमारे क्वेरी के अंदर कॉन्कैटिनेट करते हैं। तो लेट्स से कि यूजर आईडी ऐसे वेरिएबल है हमारे कोड के अंदर जो सीधा फ्रंट एंड से आ रहा है और उसको ही हमने यहाँ पर दे दिया कि आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी, जो डायरेक्टली हमारा यूजर से आया हुआ है। अब क्या होगा, यूजर आईडी के अंदर 1 आता है तो ठीक है, रिकॉर्ड तो हमें मिल जाएगा। लेकिन लेट्स से कि हमें ऐसा कुछ मिला गाइस, देखिए ये अगर यूजर ने, कोई हैकर है और उसने यूजर आईडी की जगह अगर ये स्ट्रिंग हमें भेजी तो क्या हो जाएगा पता है आपको, क्या हो जाएगा, सारे रिकॉर्ड्स फेच हो जाएंगे। कैसे होगा ये, देखिए ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पर हमने और कीवर्ड यूज किया है, तो आईडी इज इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है कोई बात नहीं, एम्प्टी, और 1 इक्वल टू 1, क्या एक एक के बराबर है, एक बस एक्सप्रेशन यहां पर हमने रन किया है और ये ट्रू रिटर्न करेगा एसक्यूएल के अंदर।
और जब भी और हम यूज़ करते हैं, और का मतलब क्या होता है? अगर दोनों जो कंडीशंस होती है लेफ्ट एंड राइट, अगर उसमें से एक भी अगर ट्रू हुई, तो पूरा ये जो क्लॉज़ है ये ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब वेयर क्लॉज़ जो है, वेयर के अंदर बेसिकली वही होगा ना, वेयर के अंदर अगर यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अगर इसका मतलब अगर ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा, इसका मतलब कोई आईडी फ़िल्टर लगेगा ही नहीं इसके ऊपर। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स। ये क्वेरी मतलब रन हो जाएगी बेसिकली। इस क्वेरी का जो रिज़ल्ट होगा वो हमें यहाँ पर मिलेगा। और गलती क्या हुई थी इसके अंदर? बस हमने यूज़र से जो यूज़र इनपुट आया था डायरेक्टली उसको हमने क्वेरी के अंदर इस तरह से इंजेक्ट किया है या फिर कॉन्कैटिनेट किया हुआ है हमारे कोड के अंदर। ये है एसक्यूएल इंजेक्शन। यहाँ पर यूज़र ने इंजेक्ट किया है ऐसा एक कोड जिससे जो रिज़ल्ट जो है ना, जो आना था वो तो नहीं आया, हमें तो एक ही चाहिए था। हो सकता है कि बाकी के रिज़ल्ट जो है वो देखने के लिए ये यूज़र ऑथराइज़्ड नहीं है, लेकिन उसको तो मिल गए सारे। अब ये तो यूज़र्स है तो इसके अंदर हो सकता है पासवर्ड्स हो सकते हैं और बहुत खतरनाक चीज़ें हो सकती है गाइज़ इसके अंदर। ये बस बहुत ही एक सिंपल एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिखाया है। डेमो देखते हैं। ऑलराइट, चलिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास ये टेबल प्लस है, ठीक है? ये ऑलरेडी हमने देखा है और यहाँ पर यूज़र्स का टेबल है गाइज़ देखिए, सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आता हूँ और सबसे पहले तो नॉर्मल क्वेरी रन करते हैं, ठीक है? सो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स, एंटर करते हैं तो ये सारा रिकॉर्ड हमें दिखेगा देखिए, सिंपल है। अब देखिए, अब वो वाली क्वेरी जो है वो मैं रन करने वाला हूँ, ये वाली क्वेरी है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स एंड आईडी इज इक्वल टू एम्प्टी और 1 इक्वल टू 1। और ये जो है ना गाइज़, ये है कमेंट के लिए यूज़ करते हैं। हम ऐसे भी यूज़ करते हैं, लेकिन मायएसक्यूएल के अंदर पाउंड साइन चाहिए। पोस्टग्रेस होगा तो ये भी चल जाएगा। ये हम कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है कि यूज़र की अगर यहाँ पे और कुछ भी क्वेरी होगी, कोई एंड कंडीशन हो सकती है आगे, वो सारी कमेंट आउट हो जाएगी। तो हम हमारे क्वेरी को ही इस तरह से चेंज कर रहे हैं कि बस इतना ही एक्सेप्ट कर लो, बाकी इसके आगे जो भी कॉन्कैटिनेशन हुआ रहेगा, वो कमेंट हो जाए। इसलिए ये कमेंट पाउंड साइन यहाँ पर ऐड किया हुआ है, राइट? सो ऊपर की एक बार फिर से मैं रन करता हूँ वेयर आईडी 1 वाली, वेयर आईडी इज़ इक्वल टू 1। देखिए एक यूज़र आ रहा है, अब इसको रन करता हूँ, ठीक है? अब समझ लेते हैं कि यूज़र का इनपुट जो है डायरेक्टली यहाँ पर हमने इस तरह से इंजेक्ट कर लिया। अब देखिए, जैसे रन करते सारे रिकॉर्ड्स हमारे आ गए। ये है एसक्यूएल इंजेक्शन गाइस। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। बहुत ही खराब चीज़ें इसके अंदर हो सकती है, अगर इस तरह की वल्नरेबिलिटी हमारे साइट के अंदर अगर है तो। आगे बढ़ते हैं। क्या सॉल्यूशंस है इसके? कैसे हम रोक सकते हैं इसको? सबसे पहला सॉल्यूशन है वो है जो पैरामीटराइज्ड क्वेरीज़ होती है, उसको हमें यूज़ करना होता है। अब ये पैरामीटराइज्ड क्वेरीज़ क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसको हम प्रिपेयर स्टेटमेंट भी बोलते हैं गाइज़, आपने सुना है कभी? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स, ये वर्ड सुना है क्या? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स, इसको हम यूज़ करते हैं। क्या होता है ये? लेट्स से कि हमारे पास इस तरह से क्वेरी है, सेम बेसिकली सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी एंड यहाँ पे डायरेक्टली जो यूज़र इनपुट है या फिर जो भी हमें आईडी डालनी है वो यहाँ पर नहीं डालते हैं। यहाँ पर हम एक प्लेस होल्डर लगाते हैं। ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है। माइस्क्ल के अंदर क्वेश्चन मार्क देते हैं। अगर पोस्टग्रेस यूज़ कर रहे हो तो आप इस तरह से $1 इस तरह से देते हो। अगर सेकंड वाला है तो $2 इस तरह से हम प्लेस होल्डर्स यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद जब भी इस क्वेरी को एग्ज़ीक्यूट करते हैं हमारे कोड के अंदर, वहाँ पर हम इसको जो यूज़र इनपुट्स है उससे बाइंड करते हैं वेरिएबल। तो पहले क्वेरी को हम प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे जो प्लेस होल्डर है वो डालते हैं एंड बाद में जो उसकी वैल्यू है उसको बाइंड करते हैं। ये होते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स या फिर पैरामीटराइज्ड क्वेरीज। हमें इस तरह से काम करना है गाइज। तो आप हमेशा कोड जब भी देखोगे उसके अंदर आप ये क्वेश्चन मार्क्स देखोगे। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, लेट्स गो।
सो देखिए हमारा यही जो मलिशियस नहीं वो सर्वर एपीआई जो कोड है, इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारी डेटाबेस क्वेरीज़ है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईमेल और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ये बेसिकली आपका प्लेस होल्डर है और उसके बाद यहाँ पर एज़ अ दूसरा पैरामीटर हम इस तरह से जो है बाइंडिंग करते हैं उसकी वैल्यू को। देखिए यहाँ पर भी 2 वैल्यूज़ ऐड करनी है, तो इसको पहले इस तरह से दिया और बाद में ये बाइंडिंग हम दे रहे हैं। तो ये डीबी जो हम लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। सो बिहाइंड द सीन ये प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज़ करता है एसक्यूएल के अंदर, उसका भी अपना सिंटैक्स होता है, कैसे प्रिपेयर स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है, ठीक है? सो हमेशा याद रखिए, जभी भी आप इस तरह से रॉ क्वेरीज़ यूज़ करोगे ना गाइज़, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हमेशा यूज़ करना है आपको, अगर आपको एसक्यूएल इंजेक्शन से बचना है तो। ओके? ऑलराइट। नेक्स्ट वाला देखते हैं, पासवर्ड हैश जो हमने शुरू किया था आज का सेशन इसके अंदर हमने देखा था कि 100 प्लस मिलियन जो यूज़र्स है उस उनका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था। तो उसके बारे में देखते हैं कि क्यों वो जो पासवर्ड्स है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे। उसके अंदर एक्चुअली ये प्रॉब्लम हुआ था पासवर्ड हैशिंग वाला, ठीक है? लेट्स से कि हमारा पासवर्ड है सीक्रेट और हम पासवर्ड को हैश करते हैं मतलब क्या करते हैं किसी हैश फंक्शन के थ्रू इसको पास करते हैं। तो हैश के लिए हम अलग-अलग हैशिंग फंक्शंस यूज़ करते हैं जैसे कि एमडी5 हो सकता है, SHA-1 हो सकता है, SHA-256 होता है। ये बेसिकली एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस होते हैं और उस फंक्शन के अंदर हमारा जो पासवर्ड है उसको पास करते हैं हम और ये फंक्शन हमें क्या देती है इस टाइप का जो एक स्ट्रिंग है लंबी स्ट्रिंग उसको हैश बोलते हैं इसको बना के देती है। ठीक है? इस तरह से हैशिंग काम करती है। यहाँ पे इसके अंदर आप बोलोगे कि प्रॉब्लम क्या है? देखिए प्रॉब्लम ये है गाइस अगर हम डायरेक्टली सिर्फ हैश करते हैं ना, सो ये जो सीक्रेट है इसकी हैश आप देख रहे हो कैसी दिख रही है 2BB80D537 राइट? ऐसे कुछ है और आगे नंबर्स हैं। अब अगर मैं फिर से सीक्रेट को हैश करूँ, तो सेम यही स्ट्रिंग मिलने वाली है मुझे, राइट? कितनी भी बार करूँ तो यही स्ट्रिंग मिलेगी। तो अगर हर बार सेम पासवर्ड के लिए अगर इसी टाइप की अगर सेम स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, तो आपका जो पासवर्ड है वो प्रेडिक्टेबल हो जाता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो हैकर्स होते हैं, उनके पास एक टेबल होता है जिसको हम रेनबो टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेनबो टेबल। ये बेसिकली एक हैश टेबल होता है जिसके अंदर जितने भी कॉमन पासवर्ड्स हैं ना, इसलिए आपको हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि कोई कॉमन पासवर्ड मत रखिए आपके लिए, क्योंकि वो पासवर्ड ऑलरेडी हैकर्स के पास है। तो जो कॉमन पासवर्ड्स है, पासवर्ड 1, पासवर्ड 2, पासवर्ड 3 उसकी हैश कैसे दिखती है, उसका टेबल उसका बहुत ही बड़ा एक डेटा सेट हैकर्स के पास ऑलरेडी है। अगर हर एक पासवर्ड पे अगर सेम ये स्ट्रिंग जनरेट हो जाती है, तो हैकर क्या कर सकता है, आपके इस टेबल के अंदर क्विकली लुकअप करके देख सकता है मैच करके कि क्या इसमें से कौन-सा है। ये प्रॉब्लम है नॉर्मल हैशिंग के अंदर। तो हैकर क्या करेगा, आप ब्रूट फोर्स अटैक जो है उसको इनिशिएट करेगा और ये जो हैश है बेसिकली ये कभी होता है जब भी उनको हैश मिल जाएगी पास अगर आपका डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और हैकर के पास ये सारे हैश जो है वो आ गई, तो वो तुरंतली इसके अंदर चेक करके देख सकता है ये हैश मतलब क्या होता है, रिवर्स करके बेसिकली हैश टेबल के अंदर, राइट? सो अब देखते हैं कि इसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सो लेट्स से कि हमारे पास इस तरह से पासवर्ड है सीक्रेट, हम क्या करते हैं सॉल्ट ऐड करते हैं उसके अंदर जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। ये और कुछ नहीं होता है, एक रैंडम स्ट्रिंग होती है और अब अभी कंबाइन अगर देखोगे सीक्रेट एंड सॉल्ट दोनों ऐड हो गए। अब इसको क्या करेंगे, इसको हैश करेंगे तो ये वाला हैश हमारी जनरेट हो जाएगी। अब देखिए गाइस, यहाँ पर सीक्रेट को अगर मैं फिर से हैश करूँ और इस बार अभी क्या करूँगा मैं दूसरी सॉल्ट ऐड करूँगा। क्योंकि रूल यही है कि हर एक पासवर्ड के लिए आप एक यूनिक सॉल्ट या फिर एक अलग सॉल्ट जो है वो ऐड करते हो। तो अभी जब भी यहाँ पे सेकेंड टाइम सीक्रेट को मैं हैश करूँगा तो यहाँ पे सॉल्ट मैं डिफरेंट ऐड करूँगा। तो अब इसकी जो हैश बनेगी ना ऐसी नहीं बनेगी, वो अलग बनेगी क्योंकि
यहाँ पे सॉल्ट अलग है। तो इसका मतलब ये जो पहले प्रॉब्लम हो रहा था ना कि सेम पासवर्ड के सारे सेम हैशेस दिख रही थी, यहाँ पे सेम पासवर्ड की भी अलग-अलग हैशेस दिख रहे हैं। तो अब जो रेनबो टेबल है ना वो कुछ कुछ काम का नहीं रहा। ओके? इस तरह से हम सॉल्ट ऐड करते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है इसके अंदर? हमें बेसिकली जो मॉडर्न हैशिंग फंक्शंस होती है और स्लो वाली, खास करके जो स्लो वाली होती है, वो हमें यूज़ करनी है। अब अब बोलोगे ये क्या बोल रहे हो आप? स्लो वाली यूज़ करने के लिए बोल रहे हो? जी हाँ। स्लो हैश फंक्शन जो होती है वो मतलब उतनी भी स्लो नहीं होती है। वो हमें यूज़ करनी है क्योंकि जब भी ब्रूट फ़ोर्स अटैक करेगा, तो फंक्शन इनफ स्लो होनी चाहिए ताकि उनको सालों लग जाए आपके पासवर्ड को गेस करने में, ब्रूट फ़ोर्स करने में। इसलिए स्लो हैश फंक्शंस जो है उसको हमें यूज़ करना चाहिए और इसके अंदर बहुत सारी एल्गोरिथम्स आते हैं, बीक्रिप्ट आता है, आर्गोन 2 आता है, पीबीकेडीएफ2 नाम से एक एल्गोरिथम आता है, तो इनको आप यूज़ करते हैं। इनको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद यूनिक सॉल्ट पर पासवर्ड, ये एक आपको याद रखना है कि आपका हर एक जो पासवर्ड होगा उसके लिए यूनिक सॉल्ट आपको जनरेट करनी है। ये हमेशा याद रखिए। पासवर्ड को हैश करने से पहले एक सॉल्ट जनरेट करिए और फिर उसको ऐड करिए, उसको हैश करिए। उसके बाद सिक्योर सॉल्ट स्टोरेज, जो सॉल्ट होगी उसको हम नॉर्मली स्टोर करते हैं क्योंकि क्योंकि जब भी हम यूज़र कोई लॉगिन करने जाएगा तो उसकी जो हैश है और डेटाबेस के अंदर हैश है उसको मैच करके तो देखना पड़ेगा ना कि ये पासवर्ड वही है या नहीं है। लॉगिन कैसे करेंगे फिर? नहीं तो। सो वो जो सॉल्ट हमने यूज़ की है, उसको भी हमें स्टोर करना होता है। तो हम क्या करते हैं, जो पासवर्ड की हैश क्रिएट हुई है ना, उसके साइड में ही हम स्टोर कर देते हैं। सेम स्ट्रिंग के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सिक्योर होना चाहिए, डेटाबेस के अंदर आपका प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि सॉल्ट अगर किसको मिल गई, तो अगेन फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। फिर से वो जो रेनबो टेबल है, वो यूज़ हो सकता है। तो उसको सिक्योरली आपको स्टोर करना है। तो ये 3 बेस्ट प्रैक्टिसेस है पासवर्ड को हैश करने के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि लेट्स से हमारे पास देखिए ये नोड.जेएस के bcrypt का कोड है। नोड.जेएस के अंदर इस तरह से हम पासवर्ड को हैश करते हैं। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपने सॉल्ट राउंड एक चीज़ सुनी होगी, ठीक है? अब ये सॉल्ट राउंड मतलब और कुछ नहीं होता है, ये बेसिकली आप जब भी हैश बनाते हो ना, तो कितने इटरेशन होते हैं हैश बनाने के लिए, जितने ज़्यादा होंगे, उतनी चीज़ें स्लो होगी, उतने ज़्यादा रिसोर्सेज़ उसको लगते हैं और ये क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशंस है, तो उसको सीपीयू चाहिए होता है बहुत। तो ये सॉल्ट राउंड्स आप जितने ज़्यादा नंबर रखोगे, उतना आपकी हैशिंग जो है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है? तो इसको मेक श्योर करना है ज़्यादा कम भी आप नहीं रखते हो और ज़्यादा भी नहीं रखते हो ताकि आपका एप्लीकेशन भी स्लो ना हो जाए उसके चक्कर में, राइट? 10 एक स्वीट पॉइंट है जो मैं नॉर्मली रखता हूँ अपने जो सारे पासवर्ड्स है और लेट्स से कि ये पासवर्ड है तो बीक्रिप्ट लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं इसके लिए, जो बीक्रिप्ट एल्गोरिथम यूज़ करता है और उसकी मदद से हैश इस तरह से पासवर्ड पास कर दिया, सॉल्ट राउंड्स जो है वो पास कर दिए और सारी चीज़ें हो गई। तो कुछ ऐसा पासवर्ड हमारा बन के आ जाता है। लेकिन सॉल्ट कहाँ पे है? आपने बोला था कि सॉल्ट जनरेट करनी होती है और पासवर्ड के साथ में ही स्टोर करनी होती है, तो इसमें कहाँ है? तो ये जो bcrypt फंक्शन है bcrypt, ये सॉल्ट हमारे लिए यूनिक जनरेट कर लेती है उसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर और पासवर्ड को हैश भी कर लेती है। यहाँ पर ये हमारा पासवर्ड है, ठीक है? इस तरह से ये पासवर्ड हमारा बन चुका है। अब ये जो पासवर्ड होता है ना, इसके अंदर ये कुछ खास तरीके से बना हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 2B है स्टार्टिंग के 2 जो कैरेक्टर्स है, ये डॉलर साइन छोड़िए, ये बेसिकली सेपरेटर है इसका। 2B जो है, ये है हैश एल्गोरिदम कि इसके लिए कौन-सा एल्गोरिदम यूज़ हुआ है। हमारे केस में 2B का मतलब होता है बीक्रिप्ट, ओके? ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पोर्शन होता है 10 जो लिखा हुआ है इसके अंदर, ये होता है कॉस्ट फैक्टर जो सॉल्ट राउंड हमने की थी ना, तो वो है बेसिकली। तो ये देखिए इतने राउंड्स अ, हैश बनाने के लिए लगते हैं टू द पावर ऑफ 10, ये कितना बड़ा नंबर होता है। इसलिए ये अगर ज़्यादा रखोगे ये 10 नंबर,
तो बहुत ही स्लो हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट वाले ये जो कैरेक्टर्स होते हैं इतने आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22 कैरेक्टर्स। इसके आगे के जो 22 कैरेक्टर्स हैं, वो होती है आपकी सॉल्ट, जो कि आपके पासवर्ड के अंदर ही स्टोर की है। ये पहले वाले छोड़ के जो उसके बीच में जो 22 कैरेक्टर्स है, वो आपकी हमेशा होगी सॉल्ट और उसके बाद जो बचा हुआ है, वो है आपके जो आपका जो मेन पासवर्ड था उसकी हैश। उसकी और सॉल्ट की मिला के जो हैश बनी है, वो यहाँ पर है और इसको हम क्या करते हैं, इस हैश को हम डेटाबेस के अंदर एज़ अ पासवर्ड स्टोर करते हैं। एक फ़ील्ड के अंदर पासवर्ड फ़ील्ड जो होता है, इसके अंदर स्टोर करते हैं। इसके अंदर ही पासवर्ड है, उसके अंदर ही सॉल्ट है उसकी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमें लॉगिन करना होता है, तो जो bcrypt वाली जो फ़ंक्शन है, उसके अंदर कंपेयर नाम की एक फ़ंक्शन आती है। तो उसके अंदर ये हम पास करते हैं और यूज़र ने जो इनपुट किया हुआ है रॉ पासवर्ड, उसको इनपुट करते हैं। तो जो कंपेयर वाली फ़ंक्शन है बिहाइंड द सीन आपके सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करेगी और फिर उसका जो रॉ पासवर्ड होता है यूज़र ने जो भेजा है, उसकी एक फिर से इस तरह से हैश बना के डेटाबेस के अंदर जो हैश है और ये जो नई बनेगी इसको मैच करके देखेगी। अगर मैच होता है इसका मतलब आपने सही पासवर्ड इनपुट किया है। ओके? सो आज के इस सेशन के अंदर हमने क्या देखा गाइस? हमने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक देखा, हमने सीएसआरएफ देखा, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, हमने एसक्यूएल इंजेक्शन देखा और हमने पासवर्ड हैश के बारे में देखा। सो इतना ही था आज के इस सेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वेब सिक्योरिटी के अंदर जो सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अटैक्स है उसके बारे में यहाँ पर पता चला है और अभी हमारा सेशन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है।